देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। विशुनगढ़ कस्बा के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत। लोकप्रिय कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक जी, लोकप्रिय विधायक श्रीमती अर्चना पांडे जी, लोकप्रिय मंत्री असीम अरुण जी, उत्तर प्रदेश सरकार लोकप्रिय जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया जी, लोकप्रिय पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत जी के नेतृत्व में ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा टीवी स्क्रीन के शुभारंभ किया गया। अखिलेश यादव को पूर्व आईपीएस यूपी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने दी खुली चुनौती। आगामी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव लड़ने में लग रहा डर, मैं चुनौती देता हूं कहीं और अखिलेश यादव नहीं जाइएगा, यही कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़िएगा, हम लोग आपको 4 लाख वोट से हराएंगे। कार्यक्रम संयोजक राम बक्सलोधी और कार्यक्रम को संचालित सर्वेश राठौर। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बंगाली वसुधीर द्विवेदी, ओम जी दीक्षित, रामवीर राजपूत आदि लोग मौजूद रहे व भारी संख्या में पीएसी बल छिबरामू क्षेत्र अधिकारी व सकराबाद थाना प्रभारी व विशुनगढ़ थाना प्रभारी पारुल चौधरी मौजूद रहे। विशुनगढ़ से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। विशुनगढ़ से घटियाघाट 40 बसों के परमिट हैं, कभी भी विशुनगढ़ घटियाघाट बसों का संचालन नहीं हो पा रहा। मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर दिक्कत आ रही लोगों को, और यहाँ से दिल्ली के लिए जो रोडवेज चलती थी वो भी बंद हो गई, उसके लिए भी आग्रह करूंगा। और एक और आग्रह है, मैं माननीय यहाँ की जो जनता, यहाँ के मेरे पिता तुल्य लोगों की भावना है वो मैंने आपको अवगत करा दी, और मैं बहुत ज्यादा ना समय लेकर चौधरी पुलिस वाले लोग घायल सिपाही को लेकर इलाज के लिए चले गए। इधर पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, मुन्ना और उसका बेटा पकड़ा गया था। जिला प्रशासन ने उनके अवैध मकान का सर्वे कराया और सर्वे कराने में करोड़ों रुपए की लागत से वो बना हुआ गढ़ी जैसा किला अवैध पाया गया। प्रदेश शासन के निर्देश पर उस मुन्ना यादव का किला आप हमसे ज्यादा जानते होंगे, मुझे लगता है जमीन में मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल मिला दिया गया। ये योगी जी का इंतजाम। और मोदी जी की बहुत योजनाएं हम आपको मिल रही हैं। किसान सम्मान निधि छोड़ के शेष योजनाएं तो इस ग्राम सभा में भी मिल रही होगी। जब मोदी जी, साथियों को मेरा प्रणाम, बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तरीके से भारत माँ का स्मरण हम लोग करेंगे। बहनों भाइयों और प्यारे बच्चों, देखिए बच्चे कितनी जोर से भारत माँ की स्मरण करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत बढ़िया जोश है हमारे बच्चों का भी, बड़ों का भी, बहनों का भी, सबका। आपके जोश से हम सब का जोश बहुत बढ़ जाता है। कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशुनगढ़ में इस बहुत ही सुंदर और विशाल सभा में उपस्थित सभी साथियों, विशेषकर मंचासीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही लोकप्रिय जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया जी, मैं चाहूंगा भाई साहब का एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें हम सभी लोग। हमारे बहुत ही प्यारे, हम सब के दुलारे सुब्रत पाठक भैया, हमारे सांसद, एक बार बहुत जोरदार तालियों से सुब्रत भैया का करंट भी बढ़ाइए तेजी से जरा। और जिनका करंट हमेशा तेज है, कैलाश भाई साहब हमारे विधायक, धाकड़ विधायक तिरवा के, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष लोकसभा के प्रभारी इस चुनाव के लिए बड़े भाई श्री नरेंद्र राजपूत जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कन्नौज ने कोई ऐसा किला नहीं छोड़ा, कोई ऐसी कुर्सी नहीं छोड़ी जहां पे अपना परचम ना फैलाया हो। ऐसे हमारे नरेंद्र भाई साहब, आपको भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। पूर्व विधायक अरविंद जी भाई साहब, हमारे मित्र श्री मुनीश मिश्रा जी,
मेरे मित्र विपिन द्विवेदी जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अभय राठौर जी, हमारे प्यारे साथी राहुल गुप्ता, सौरिक चेयरमैन, श्री राम बाबू कटियार जी, राम भैया किधर है? बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर आयोजन। पूरे किसान मोर्चा की टीम को बहुत बहुत शाबाशी और बहुत सारी शुभकामनाएं। सौरभ भैया, विवेक पाठक जी, श्री राजीव भाई साहब, श्री बलराम सिंह पाल जी भाई साहब, ब्लॉक श्री प्रमोद भैया, रामेंद्र बाटी जी, श्री सर्वेश राठौर जी भाई साहब, सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोग बड़े सुंदर मौके पे एकत्रित हैं। कल कन्नौज का दिन निश्चित किया गया है। अपने कन्नौज से करीब 5 से 6 हजार बहन भाई जाएंगे अयोध्या में भगवान श्री राम के, रामलला के, बालक राम के दर्शन करने के लिए। हम सब के लिए बहुत बहुत सौभाग्य का दिन है। एक बार जोरदार तरीके से भगवान श्री राम का स्मरण करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कल के लिए बहुत सारी व्यापक व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है, लेकिन जितने लोग जाने के इच्छुक हैं उतनी बसें मिलना मुश्किल हो रही हैं। मेरा अनुरोध है, अगर आपका नाम बस में है तो स्वागत, नहीं है तो कुछ छोटी गाड़ियों का प्रबंध भी हमने किया है, कुछ आप भी प्रबंध कर लीजिए और हम लोग सब लोग मिलकर के सुब्रत भैया के नेतृत्व में कल चलेंगे अयोध्या। सुबह 8 बजे निकलेंगे, हनुमानगढ़ी पे दर्शन करेंगे और फिर राम जन्मभूमि पे श्री रामलला के दर्शन करेंगे और रात तक हम लोग लौट करके आएंगे। भगवान श्री राम का स्मरण हम लोग यूं ही नहीं करते। भगवान श्री राम हमारे लिए सीट क्यों नहीं घोषित की? क्या कन्नौज आने में डर लग रहा है? अगर कन्नौज आने में डर लग रहा है तो फिर हम लोग ये लड़ाई जीत चुके हैं। अखिलेश जी, आपको मैं चुनौती देता हूं, कहीं और मत जाइएगा, यही कन्नौज से चुनाव लड़िएगा। 4 लाख से कम अगर हमने हराया तो बताइएगा। ऐसे हमारे सुब्रत पाठक जी, ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और एक बहुत बड़े चुनाव की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत बड़ी जीत की पूरी आशा है। चुनाव में कभी हम बड़ी बात नहीं करते, हर चुनाव में हम हाथ जोड़ के आते हैं। आप और हम साथी घर घर जाते हैं और विनम्रता के साथ अनुरोध करते हैं। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके पास भी जाते हैं इस आशा में कि इस बार हम शायद वोट ले सके, उनका मन ले सके, उनकी बात मान सके। और इस बार भी हम लोग केवल विकास, विकास और विकास, इसी आधार पे चुनाव को लड़ रहे हैं। इसी पे तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विभाग में समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी आपने जो दी है, शिक्षा पे बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। हमारे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, सर्वोदय विद्यालय उनका नाम है। हमारा एक बालक साथी रौनक यहाँ मौजूद है, सर्वोदय विद्यालय की सेवा कर रहे हैं और अभी 1 महीने बाद बच्चों का एडमिशन होगा। मैं चाहूंगा हमारे हर उस बच्चे को जो कक्षा 6 में जा रहा है या बेटी है, जाना चाहते हैं सर्वोदय विद्यालय, मुझे बताइए, मैं बच्चों का एडमिशन कराऊंगा और अच्छे से अच्छी शिक्षा हमारे बच्चे पूरी तरीके से मुफ्त पाएंगे। पिछले साल करीब 60 ऐसे बच्चों को कन्नौज से हम लोग ने भर्ती कराया और बच्चे और उनके माता पिता सभी बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे संस्कार सीख रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक अंत में अनुरोध करना चाहता हूं, हम सब सुब्रत भैया को सुनना चाहते हैं कि हम सबको मिल के काम करना है। एक चट्टान के रूप में खड़े होकर के आने वाले चुनाव में हमको सामने जाना है। अति उत्साह भी नहीं रखना है, अति आत्मविश्वास भी नहीं रखना है, हमको बहुत परिश्रम के साथ कार्य करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके परिश्रम से, आपकी मेहनत से एक बहुत बड़ी जीत हमारे सामने है। हम सब उसकी ओर बढ़ रहे हैं, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान होगा और सुब्रत भैया को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला चुनाव हम सब के लिए बहुत ही बड़ा है, सफल होगा, आनंददायी होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ, एक चीज मुझे क्षमा चाहूंगा, याद दिला दी गई। एक बड़ा अभियान हम लोगों ने पकड़ा है
गोवंश को संरक्षित करने का। कोई भी गैया, कोई भी सांड अब खेतों को नुकसान न कर पाए। हमारे पास कन्नौज में जितनी गौशालाएं बनाई गई हैं, करीब 8,500 पशुओं को रखने का स्थान अपने पास है। 13 ऐसे दल बनाए गए हैं, ट्रक है, उसमें ऑटोमेटिक उठाने वाला हाइड्रोलिक लगा है। इन सब के जरिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की, लेकिन एक कमी हमारी थी कि हमने एक बड़ा अभियान चला करके इसको पूरा नहीं किया। काम को शुरू तो किया लेकिन समाप्त नहीं किया। आज चौथा दिन है इस अभियान का। 15 दिन का यह अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। आपके आसपास जहां भी निराश्रित गोवंश दिख रहा है, आप उसकी फोटो खींचिए और जो मैंने फोन नंबर बताया था 1077, उस पे शिकायत करिए। तुरंत हम एक टीम भेजेंगे और गोवंश को संरक्षित करेंगे। अपनी गौशालाओं को भी हमने अच्छा किया है। केवल गौशाला में गोवंश का जेल नहीं है, गोवंश को स्वस्थ रखना है, अच्छे से रखना है, इस दिशा में काम हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हम और आप मिल करके आने वाले जो 11 दिन बचे हैं इस अभियान के, उसमें 100% गोवंश को संरक्षित कर पाएंगे। हम और आप मिलकर इस काम को करेंगे। मुश्किल काम नहीं है, गौशालाओं में पर्याप्त स्थान है। छोटे पशु हैं, आप स्वयं पकड़ लीजिए, 1077 पे बताइए और पहुंचा दीजिए गौशाला में। कोई गौशाला में मना नहीं करेगा, हम वहां पे गौशाला में संरक्षित कराएंगे। मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एक चुनौती हम लोगों ने ली है, इसको पूरा करते हैं, इसके बाद अगली चुनौती लेंगे। और लंबी बात मैं नहीं करना चाहता हूं, पर मुझे याद आता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में जब दोबारा प्रधानमंत्री बने, लोकसभा क्षमा चाहूंगा लाल किले की प्राचीर से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, न समस्या पालेंगे और न समस्या टालेंगे, हर समस्या का हल निकालेंगे। चाहे कश्मीर की समस्या हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे कोई समस्या अपने आसपास देख लीजिए। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री जी ने किस खूबसूरती के साथ हर चुनौती को हल किया है। जब उन्होंने उस चुनौती को वहां पे हल किया है, तो हमारे लिए निराश्रित गोवंश को संरक्षित करना ये तो बहुत ही छोटी चुनौती है। इसको भी हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। इसके बाद में अगली चुनौती पकड़ेंगे, उसको भी हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। आया है वो आदेश आया है कि पहले आप कन्नौजिया भाषा में बोलो। तो क्या आप सब लोग कन्नौजिया भाषा में बोले? क्या सुनना चाहते हैं? कन्नौजिया भाषा में बोले या खड़ी भाषा में बोले? कन्नौजिया भाषा में बोले। हाँ। नहीं, हमें कन्नौजिया भाषा बोलबो ज्यादा अच्छा लगता है। हम कन्नौजे के है ना। अभी जब हमारी बहनन ने कही, तो ये हमारे समूह की बहनें तो इन्हें कहे कि हमारे लिए कुछ कहो। हमने तुम्हारे लिए, हम कहा कहे तुम्हारे लिए तो प्रधानमंत्री कहा था, लखपति दीदी है, ड्रोन दीदी, ये 2 नाम हमारे प्रधानमंत्री ने दिए हैं। और उनको सपना है कि इस देश में हमारी जितनी भी बहनें, और सही मायने में अभी जब विधायक श्री कैलाश राजपूत जी बोल रहे थे, तो वे बता ही रहे थे कि किस प्रकार से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने काम करो है। मैंने अब इससे बड़ो कहा हो सका कि सीधे सीधे आरक्षण ही दे दो। हमारे ये न हमारी संस्कृति में कभी कोई भेदभाव है तो क्या? हमारे तो कभी महिला पुरुष को कोई भेदभाव ही नहीं रहो। हमारे यहाँ तो एक तरफ अगर शंकर जी की पूजा हो तो दूसरी तरफ पार्वती की, एक तरफ गणेश की, दूसरी तरफ गौरी की, एक तरफ विष्णु जी की, दूसरी तरफ लक्ष्मी की। हमने तो हमेशा से बराबरी को भाव रहो। और जब आप देखो कि अगर हम देश की बात करें कि विकसित भारत, तो जितने भी विकसित देश हैं उनके ऊपर भी महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जैसे पुरुष है वैसी महिला है। जो काम पुरुष कर सके वही काम महिला भी करे। आप किसी भी बड़े देश में चले जाओ, उन जैसा दिखाई पड़े। लेकिन हमारे देश में जो कहे रहे लंबे टाइम तक हम लोग दूसरे के गुलाम रहे। ये दूसरे लोग जो महिला को उपभोग की वस्तु समझते हैं,
ऐसे लोग आए कि हमारे देश पे शासन करे, हमारी बेटियन को जबरदस्ती उठाओ, अपहरण करे, उनके साथ गलत काम करे। तो ये कारण से धीरे 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 ये जो बहनी बेटियां सब हम लोगों के घरन में रह गई और कहीं ना कहीं मुख्य धारा से हट गई, पढ़ाई में भी नहीं, पीछे छूट गई। तो इसलिए ये एक भेदभाव की स्थिति हमारे देश में धीरे धीरे बनी। लेकिन जब हम विकसित भारत की बात करिए, मैंने आने वाले 25 साल बाद सन 2047 में, तो भैया दोनों को बराबर लेना ही पड़ी है ना। अब आप देखो होना लोगों है, अब पुलिस में अधिकारी बन रही है महिला, अब जिलाधिकारी बन रही है महिलाएं। अब दूर न जाओ पड़ोस औरैया में देखो, औरैया की डीएम कौन है? औरैया की डीएम महिला है। औरैया की एसपी कौन है? औरैया की एसपी महिला है। और ये थाने की थानेदारों देखो, ये महिलाएं देखो खड़ी है आप सबके बीच में। तो ये सब क्या है? तो बने एक ये सब करवे ही पड़ी है। तो आप सब अब जब हर जगह जा रहे, अब थानेदारों बन रही, दरोगो बन रही, सिपाही है, लेखपाल है, जिलाधिकारी है, एसडीएम भी है, जब सब बन रही है तो भैया नेता काहे नहीं बनिए? नेता तो बनिए। अब कौन चलो जाइए कि उनने कहा, उनने घर में तो प्रधानी है, प्रधानी मैंने महिला है प्रधान, और लेकिन प्रधानी कर प्रधान ही जी रहे। तो नहीं चलिए भैया, ये तो मोदी जी ने तय कर दो। जब वीर सिंह जी कह रहे इसने पुच्ची भैया हमारे ब्लॉक प्रमुख भाभी है और कदम चलाई रहे पुच्ची भैया, तो ये चलिए लाई चलेगा भाभी पड़िए। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था जब हमारे बराबर में आप सांसद भी बनिए, उनको अधिकार रही है कि उनसे सांसद वही बनिए, विधायक भी बनिए। अब जब विधायक बनिए, सांसद बनिए, तो निश्चित रूप से उनकी ही चलिए और इनको बराबर को अधिकार मिलिए। मोदी जी ने दो भी है। आप देखो किस तरीका से, जैसे हम लोगों के घर में तिजोरी की चाबी तो घर की महिला के पास हो, जब तक अम्मा है अम्मा के पास, अम्मा के पास बहू के पास रहिए, महिला के पास में तिजोरी चाबी रात की नहीं रहा। घर में जी को जैसो है और जो तिजोरी चाबी वो घर की मालिकी नहीं दिन रात है। अब आप देखो मोदी जी ने देश की तिजोरी चाबी की क्या दी? निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री कौन है? एक महिला देश की वित्त मंत्री है। ये अपने आप में मोदी जी ने जो मैसेज दो है, तो निश्चित रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम तो केवल कह ही सकते हैं, लेकिन वह कर ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं। एक इस प्रकार की सरकार हम सब लोगों के बीच में चल रही है। आज के इस अवसर पर हम बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हैं। देखो जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने करो है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करो है, अभूतपूर्व है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। हम लोग सोच ही नहीं सकते। कोई सोच सकते तो इस देश में धारा 370 खत्म हुई है, कश्मीर से आतंकवाद यहीं से समाप्त हुई है। कोई सोच सकते तो हम लोग तो जरा जरा से हटे, और उसके बाद जब नारा लगाओ घूमत थे बचपन में, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। अब आप देखो कोई सोचत तो किसी ने सोचो कब वो मंदिर बन गई है, और बल्कि चिल्लाओ दौड़ते। जब हम लोग जाते तो जय भैया ये भूल के आई जाते, हमने मंदिर हूं नहीं बनाई है, लेकिन तारीख नहीं बताई है। हमने अब देखा हूं नहीं बनाओ और तारीख बताई, वो बताई चिल्लाई चिल्लाई के, और देखो मंदिर बनी गो, हम सब के सामने मंदिर बनी गो। आप कहीं पे छोटो लग रहा हो ये, लेकिन ये कितनी बड़ी घटना है कोई कल्पना कर सकत? आज से 1528 में कितने साल पहले कोई मंदिर को जब ध्वस्त कर दोगे तो मंदिर ऐसे ही नहीं ध्वस्त भाव हुई है। कोई मंदिर को जब ध्वस्त करोगे हो तो बड़ी बड़ी तोपें आई थी, तोपन के सामने लोग हाथ से खड़े हो जाते, फरकच्चा उड़ जाते, चीथड़ा चीथड़ा उड़ जाते, और जब उसके बाद आसपास लोग बचे ही नहीं, जब सब मर गए, तब भगवान राम के जन्म स्थली पर ही मंदिर बने है। लड़त लड़त पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, बाप के बाद बेटा लड़ो, और लड़त 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 बहुत दिन आओ कि जब हम सबके सामने भाग्यशाली लोग हैं। दुई तो पीढ़ी है जिनमें कुछ देखो, एक तो वह पीढ़ी थी 1528 में, ठीक है, सामने मंदिर ध्वस्त हो, वह तो थी दुर्भाग्यशाली पीढ़ी जिन्हें मंदिर को ध्वस्त हो तो देखो, और एक पीढ़ी हम लोग हैं, हमें सौभाग्यशाली पीढ़ी जिसके सामने मंदिर भव्य बनो है, जिसके सामने मंदिर भव्य बनो है। यह कोई छोटी घटना नहीं है। आप सोचो, कल्पना करो, मैंने 1528 में तो मंदिर तोड़ोगे हो तो, और वो मंदिर बनो कब हो तो
उसके पहले इतिहास है जब हुड़न तो इनके ऊपर आक्रमण भाव तो मैंने सन 2000 से वो कई वर्ष पहले तो वही आक्रमण में मंदिर तोड़ो बहुत। उसके बाद फिर हिंदू राजा ने मंदिर बनवाओ और जब मंदिर बनवाओ तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भई और जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भई तो मंदिर 1528 में तोड़ोगे और उसके बाद अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कब भई 22 जनवरी सन 2024 को। तो हम वही पीढ़ी है 2-2.5 साल पहले और 2-2.5 साल बाद अब मैंने मंदिर में जो भी उपयोग में सामग्री लगी है उसको वैज्ञानिक कहा था कि अगले 1.5-2 साल तक इसमें कुछ नहीं हो सका। मैंने ऐसा ही नहीं है, इतना बढ़िया सामान हुए लोगों है सब। तो मैंने 2-2.5 साल पहले और 2-2.5 साल बाद मैंने 5000 साल में हम ही वह पीढ़ी है जिसके सामने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भई है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भई है। ये अपने आप में बहुत बड़ो काम है जिसको केवल कल्पना भी हम लोग करना है, शब्दों में इसको बयान भी हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग तो केवल अनुभूति कर सकते हैं, हृदय से अनुभूति। कैसे लोगों तो आप देख रहे हो जब मंदिर के एक तरफ उसमें प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी और लोग देख रहे थे, टीवी देख के लोग रो ही रहे थे, टीवी देख के रो ही रहे थे। मैंने इतने दिन हमारे रामलला टेंट में बैठे रहे, इसको कोई धर्म ऐसा हो सकता है और कोई देश में जिस देश में बहुसंख्यक समाज जिस तरीका से कभी अपनी आस्था के लिए नहीं रो हुए जिस तरीका से हम लोग रोए हैं अपने राम के लिए। और राम के लिए क्यों? राम कोई नाम थोड़ा ही ना है, राम तो केवल भगवान भी नहीं हम कह सकते। राम तो हमारा आचार है, विचार है, सदाचार है, हमारे घर की परंपरा है। ऐसा कौन सा घर है, कौन सी जाति को घर है जिसमें यो नहीं कही जात कि लड़का तू ही है तो बड़ो बोलो लड़का राम के जैसो होए, जिसमें छोटे वाले से जाना कही जात होए कि तुम लक्ष्मण के जैसे रही हो, जिसमें घर में बहू आत है उससे कहो सीता के जैसी हमारी बहू होए। हर घर में हर घर की यह चाहत है, हर घर की यह परंपरा है। राम तो हमारी परंपरा है और हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेने वालों कोई भी आदमी चाहे वो किसी जाति में पैदा भाव होए, चाहे वो किसी मजहब में पैदा भाव होए, पूर्वज तो उनके राम ही है। हम तो सब राम की संतान है, हम सब राम की संतान है। और आज वह राम अयोध्या में साक्षात रामलला के रूप में विराजमान है और वो मूर्ति तो आप लोगों ने देखी हुई है। अगर तो हम लोगों ने टीवी पे देखी या मोबाइल पे देखी, आप देखो कैसी मूर्ति बनी है। वो मूर्ति बनाने वालों कह रहे हो कि भैया जब मूर्ति तो हमने बनाई नहीं, इनमें तो कहाँ से प्राण आई गए? मैंने स्वयं भगवान राम आई गए। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से भारत को भाग्य भी बदली है। और जब काल चक्र को परिवर्तन होता है तो अपने आप समय बदल जाता है और जिस प्रकार से काल चक्र को परिवर्तन ही है, अयोध्या में भगवान राम स्वयं विराजमान भय और जब राम विराजमान भय है तो काल चक्र को परिवर्तन है। सन 2047 तक भारत विकसित देश बनी ही जाइए, कोई इसे रोक नहीं पाइए, कोई इसे रोक नहीं पाइए। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो तो आपने देखो ही हुए मैं कहा। अब संत कबीर नगर में गए और उनके ऊपर उन्हें सीसीटीवी हर चौराहे पर लगाए गए तो उसको उद्घाटन कर रहे थे और जब उद्घाटन करत का बोले वह बोले कि उत्तर प्रदेश की जितनी जो बहन बेटियां हैं ये सब हमारी बहन बेटियां हैं और इनकी तरफ अगर केहू उन्हें देखो तू गलत निगाह से तो जी चौराहे पर दिखिए, अगली चौराहे पे यमराज इंतजार करत मिलिए। अब आप देखो न जाने कितने को यमराज बांध ही ले गए, जाने कितने को बांध ले गए ऐसे मन चले को। एक ऐसो उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री, एक ऐसो देश को प्रधानमंत्री तो सबके लिए करत है, सबके लिए सोचत है। न तो आपने तो देखो ही हुई है जी के पहले तो जी कोई मौका मिलत को वो खुद के ही पेट भरे में लगत को हम कैसे मिल जाए, हमारो घर कैसे भर जाए, लड़का बच्चन को कैसे मिल जाए, कैसे हमारो लड़का मुख्यमंत्री बन जाए, बहू कैसे सांसद बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, नाती पोतो विधायक सांसद बन जाए, चेला चमचों को झूठन मिल जाए, अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, यही सोच थी। लेकिन पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी और योगी इस प्रकार को शासन दो है कि सबे अपनो मानो है, ये सब हमारे हैं। योगी जी कहा उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है जो हमारा परिवार है और मोदी जी कहा था ये देश की जितनी संख्या है जो हमारा परिवार है। लेकिन इस भाव को प्रधानमंत्री, इस भाव को मुख्यमंत्री आप लोग सवेरे से बैठे हो, आज आप सबके बीच में आए।
बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ के ऊपर सब लोगों ने करो। आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अपनी बात खत्म करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आज जिनका अभी कनौजी भाषी में आप सब लोग संबोधन सुन रहे थे, ऐसे हमारे लोकसभा के जनप्रिय नेता और हमारे इस लोकसभा के सांसद आदरणीय श्री सुब्रत पाठक जी मंच पर विराजमान, जिन्होंने सीधा सीधा अखिलेश जी को ताल ठोक दी है कि भागो मत, यहीं आओ। ऐसे हमारे माननीय मंत्री समाज कल्याण और कन्नौज सदर के विधायक और पूरी विधानसभा, पूरा प्रदेश जिनके नेतृत्व में, जिनको सजग प्रहरी के रूप में देख रहे हैं, ऐसे हमारे असीम भैया जी मंच पर विराजमान, हमारे देववा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कैलाश राजपूत जी मंच पर, हमारे उमरदा और देववा के पूर्व विधायक आदरणीय अरविंद प्रताप सिंह, और जिनके संयोजन में ये लोकसभा का चुनाव लड़ा जाना है, ऐसे इस लोकप्रिय संयोजक जी पूर्व विधायक आदरणीय नरेंद्र राजपूत जी मंच पर विराजमान, भाई राजीव पूजी ठाकुर जी मंच पर विराजमान, इस विधानसभा के संयोजक आदरणीय बादाम पाल जी, आदरणीय प्रमोद भैया जी, आदरणीय रामेंद्र त्रिपाठी जी, आदरणीय मुनीश मिश्रा जी, आदरणीय जगन द्विवेदी जी, आदरणीय राहुल गुप्ता जी, और जिन्होंने बहुत अच्छा संयोजन किया, ऐसे हमारे इस किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई रामबख्श जी, भाई यहाँ के पूर्व प्रधान आदरणीय कल्लू भैया जी, और सभी किसान मोर्चा की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से किसान मोर्चा मजबूत हाथों में है, ऐसा प्रतीक हमें हो गया है। इस सभागार में आए हुए सभी हमारे देश के अन्नदाता किसान बंधुओं और माताओं बहनों, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का सपना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश का किसान यदि सशक्त होगा तो देश समृद्धशाली होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान चल रहा है और बड़ी तादाद में हम गांव में पहुंच चुके हैं। उसके बाद में किसान मोर्चा का जो कार्यक्रम होगा, ग्राम परिक्रमा, तो सोने पे सुहागा साबित होगा। ये दोनों अभियान, इन अभियानों के माध्यम से हम हर बूथ पर पहुंच जाएंगे और किसी भी प्रकार की यदि कोई बूथ सशक्तिकरण में कोई कमजोरी है तो उनको हम मजबूत कर देंगे। और माननीय मंत्री जी ने जब बोल दिया है कि अखिलेश जी आ जाओ, तो आपकी सेना भी तैयार है कि अखिलेश जी आ जाए, या उनके परिवार से कोई आ जाए, कन्नौज भाजपा उनको छोड़ने वाली नहीं है। निश्चित रूप से किसान मोर्चा और माननीय अतिथि बंधुओं का स्वागत करते हुए, सभागार में उपस्थित सभी किसान बंधुओं का स्वागत करते हुए, सभी मातृशक्ति का स्वागत करते हुए, आप सबको आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। अब रामबख्श जी से निवेदन करूंगा कि एक एक किसी व्यक्ति को मंचस्थ लोगों के द्वारा सम्मान करा दीजिए। उसके बाद में किसान मोर्चा सारा काम करेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग में बहुत लेट हो रहे हैं। धन्यवाद।